अस्सलाम वालेकुम। मुलाकात में खुश आमदीद। मैं हूं बाबर शेख और आप देख रहे हैं इंस्पायर प्लस। आज की मुलाकात बहुत ही दिलचस्प होगी क्योंकि जो शख्सियत हमारे साथ है इन्होंने हवाओं में बहुत उड़कर देखा और आज इनकी गुफ्तगू आपको अपने साथ उड़ा कर ले जाएगी। आइए आज की बहुत ही ज़बरदस्त और दिलचस्प मुलाकात की तरफ बढ़ते हैं और आपको मिलवाते हैं एयर वाइस मार्शल साजिद हबीब रिटायर्ड से। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं सर आप? अल्हम्दुलिल्लाह, आप कैसे हैं? बिल्कुल ठीक सर, खैरियत है। हवाओं में उड़ लिया और आजकल ज़मीन पर माशाल्लाह आप चल रहे हैं हमारे साथ। जी, कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है। ज़बरदस्त। इंसान बुनियादी तौर पे ज़मीन से ही हवा में जाता है, बिल्कुल ठीक है। तो अपने मस्कन पे वापस आना भी अच्छा लगता है। माशाल्लाह ज़बरदस्त है। बड़ी फ़िलोसॉफिकल बात की आपने। उम्र के साथ साथ फ़िलोसफी खुद आपके अंदर आती जाती है। माशाल्लाह माशाल्लाह। कुछ ऐसा ही है हमारे साथ। ज़बरदस्त है। आजकल क्या हो रहा है सर? आजकल अभी चूँकि रिसेंटली मैंने एक जो 4-4.5 साल से मेरी एक असाइनमेंट थी उसको मैंने पिछले महीने खुदा हाफिज़ कहा है। इट वाज लुकिंग आफ्टर अ फ्लाइंग ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट जो कि शाहीन फाउंडेशन पाकिस्तान एयरफोर्स का था। राइट। तो अभी चूँकि रमज़ान की आमद है, बल्कि आ चुका है, बिल्कुल ठीक। तो थोड़ा सा एहतराम रमज़ान और कुछ मुलाकातें, कुछ सिलसिले, बिल्कुल ठीक कुछ है। वेलफेयर के काम, तो अभी ज़रा इनकी तरफ मेरी तवज्जो है। बिल्कुल ठीक है। मैं आपको दूर लेकर जाना चाहता हूँ, कई साल पीछे लेकर जाना चाहता हूँ। आर यू रेडी फॉर दैट? बिल्कुल तैयार हैं? बिल्कुल। वंडरफुल। वो क्या ज़माना था जब आपने एयरफोर्स ज्वाइन की थी? कुछ हसीन यादें, कुछ खूबसूरत यादें ज़रा उस ज़माने की शेयर करना चाहेंगे आप? जब एयरफोर्स ज्वाइन की थी उस वक्त की जी। यह देखें, जब मैंने एयरफोर्स ज्वाइन की थी तो उस ज़माने में आप समझ लीजिए कि 70s में, बल्कि एयरफोर्स ज्वाइन को जिसको कहते हैं कि प्रॉपर कमीशनिंग हुई वो तो 1978 में हुई। राइट। लेकिन मेरा ताल्लुक एयरफोर्स से उससे बहुत पहले बन गया। ओके। जब मैंने 1970 में, ये पिछली सदी का जिक्र है, माशाल्लाह। 1970 में मैंने 8वीं जमात में PAF कॉलेज सरगोदा को ज्वाइन किया। राइट। बिकॉज वो एक इंस्टीट्यूशन था जहाँ से आपका जो बच्चे जाते थे उनका एक एप्टीट्यूड बनता था। तो यादें तो उससे पहले की भी अपने होम टाउन की, साहिवाल की, मॉन्टगोमरी की बड़ी खूबसूरत यादें हैं। क्योंकि आप जानते हैं कि किसी भी इंसान की ज़िंदगी में सबसे खूबसूरत वक्त उसका बचपन होता है। वाह, बिल्कुल। बचपन से फिर लड़कपन, फिर नौजवानी, बिल्कुल ठीक। यहाँ की बातें फिर कभी सही। बचपन खूबसूरत गुजरा, मॉन्टगोमरी में, साहिवाल में गुजरा, और उसके बाद एयरफोर्स में जाने का एक जुनून सा बचपन से था। गालिबन जहन पे 1965 की जंग, MM आलम, सरफराज रफ़ीकी, सज्जाद हैदर, इनके नाम सुने तो एक जहन में बैठ गया कि एयरफोर्स में जाना है। कोर इंस्पिरेशन कौन था आपकी? MM आलम। MM आलम, बिल्कुल। ऑलराइट। तो फिर आप इस तरफ आ गए? तो अल्लाह का करना ऐसा हुआ कि वालिदैन ने रहनुमाई की और मैं PF कॉलेज के लिए सिलेक्ट हो गया। और ये भी अल्लाह का शुक्र है कि उस वक्त पूरे पाकिस्तान से, बांग्लादेश अभी मशरक़ी पाकिस्तान था, तो तकरीबन आप देखें कि 10-15 हज़ार एप्लीकेंट्स में से 80 बच्चे सिलेक्ट होते थे। तो आई वॉज़ वेरी फॉर्चुनेट कि मेरी सिलेक्शन हुई। तो वो जो एक वक्त मैंने वहाँ PF कॉलेज में गुजारा है, आई थिंक वो मेरी ज़िंदगी का हर तरह से बेहतरीन हिस्सा है। यादें, कॉमरेडशिप्स, कैमराडरी, बडीशिप, जो भी कर लें। और चूँकि मैंने अल्हम्दुलिल्लाह उसी कॉलेज को मैंने बाद में कमांड भी किया है। अच्छा। पाकिस्तान एयरफोर्स से रिलीज़ होने के बाद 2013 से 2016 तक मैंने उसको कमांड भी किया है। अच्छा। और बहुत से हो सकता है सरगोदियन मेरा ये प्रोग्राम देख भी रहे हों, तो मैं सिर्फ अच्छी बातें बताऊंगा कि हम बड़े डिसिप्लिन बच्चे होते थे। हम कभी दीवार फलांग के बाहर नहीं जाते थे, कभी मूवीज़ देखने नहीं जाते थे। बिल्कुल ठीक है। तो सब सरगोदियन को पता है कि मैं इस वक्त गोलमोल बात कर रहा हूँ। तो वो जो टाइम था 7 साल का, बाबर साहब, उससे न सिर्फ इसलिए कि वो एक बचपन से लड़कपन और उस तरफ एक टीनेज का टाइम था, मैं समझता हूँ कि जो असातिज़ा उस टाइम पे मिले वो बड़े कमाल के थे।
तो ये वो ज़माना था, फिर मैं फिर कहूँगा कि जब उस्ताद जो था वही आपको तालीम देता था, वही आपकी तरबियत करता था। बिल्कुल ठीक। तो इस लिहाज से मेरे वो 7 साल जो थे, क्योंकि वहीं से फिर हमने बीएससी ग्रेजुएशन की एरो साइंसेज में, वो 7 साल जो थे वो मेरी ज़िंदगी का एक सरमाया है। वंडरफुल। तो वहीं से सिलसिला आगे चला, जो आज तक, जो अभी हमने एक बात की, जो आपके भी कोलीग रहे वकार, जी जी, ये भी सरगोदा में ही हमारी मुलाकात हुई। बिल्कुल ठीक है। तो वो सिलसिला जो 1970 में शुरू हुआ था वो आज तक चल रहा है। वंडरफुल। आपने वैसे फ्लाइंग कितनी की होगी? फाइटर फ्लाइंग या एयरफोर्स में जितनी फ्लाइंग की है वो मैंने तकरीबन 3000 से ज़ायद घंटे मैंने फ्लाई किए हैं। और फ़र्क सिर्फ आपको बता दूं कि किसी भी फ्लाइंग में या उसमें सबसे मुश्किल पार्ट जो होता है वो लैंडिंग होती है, राइट। और दूसरे नंबर पे मुश्किल जो होता है वो टेक ऑफ होता है। तो अगर आप 3000 घंटों के टेक ऑफ और लैंडिंग का हिसाब लगाएं तो आप इसको जो एक सिविल फ्लाइंग होती है उससे कंपेयर नहीं कर सकते। देखिए, सिविल में एक पायलट ने टेक ऑफ किया 777 लाहौर से, कराची से टेक ऑफ किया, न्यूयॉर्क जाके 15 घंटे के बाद लैंड किया। उस 15 घंटे में एक टेक ऑफ हुआ, एक लैंडिंग हुई। बिल्कुल ठीक। एक फाइटर पायलट की 15 घंटे में कम से कम 18 टेक ऑफ्स और 18 लैंडिंग्स होंगी। तो एक्सपीरियंस पॉइंट ऑफ व्यू से आई थिंक आई वाज फॉर्चुनेट कि मैंने एयरफोर्स में एज बतौर इंस्ट्रक्टर भी फ्लाई किया। मैंने रसालपुर में कैडेट्स को ट्रेनिंग दी। उसके बाद जो हमारा हमारा एलीट इंस्टीट्यूशन है एयरफोर्स का, जिसको हम नहीं कहते, दुनिया कहती है कि वो कॉम्बैट ट्रेनिंग का दुनिया में सबसे बेहतरीन, जिसको टॉप गन आम लोग समझते हैं। जी जी। मैं न सिर्फ उसका ग्रेजुएट हूँ और मुझे ये एजाज़ हासिल हुआ कि मैं वहाँ पे भी मैंने एज इंस्ट्रक्टर फ्लाई किया। अच्छा, पाकिस्तान की एयरफोर्स पर तो ख़ास तौर पे हम लोग बड़े नाज़ा रहते हैं, और वी टेक प्राइड इन आवर एयरफोर्स, और हम जानते हैं, और ओवरऑल सारी फोर्सेस की मैं बात करूँगा, ख़ास तौर पर एयरफोर्स। तो एज अ प्रोफेशनल आप किस तरह रेट करते हैं? क्योंकि आपको पता है कि जब कंपैरिजन होता है दुनिया की जो दूसरी फोर्सेस हैं उनके साथ, तो पाकिस्तान को बहुत ज़बरदस्त तरीके से हम पोजीशन करते हैं। तो इसकी बहुत सी स्ट्रेंथ्स हैं जिस पे हम बातचीत करते हैं। तो व्हाट डू यू से अबाउट इट? आपके ख़्याल में हमारी ओवरऑल फोर्सेस का जो कंपैरिजन है विज़ावी द अदर कंट्रीज़ इन द रीजन और इंटरनेशनली, आई वुड से, आप कैसे पोजीशन करते हैं? देखिए, आई थिंक किसी भी चीज़ का जो जिसको आप जब उसको कैटेगराइज करते हैं या उसको एवेल्युएट करते हैं, तो आपके पास कुछ कही सुनी बातें होती हैं, लेकिन जो असल चीज़ मैटर करती है वो टेंजिबल्स है। राइट। एक बच्चा पढ़ाई में कितना अच्छा है, सवाल जवाब में कितना अच्छा है, उसका पता उसके पेपर या एग्जामिनेशन के रिजल्ट से पता चलता है। सही, ठीक है। इसी तरह जो एयर फोर्सेस हैं, उनका जब उनको किसी ऐसी सिचुएशन में डाला गया जहाँ पे उनको परफॉर्म करना पड़ा, वो परफॉर्मेंस कैसी रही, उससे एक किसी भी फोर्स का, आर्मी हो, एयर फोर्स हो, नेवी को, वहाँ से उसकी क्रेडिबिलिटी बनती है। तो ये जो रिसेंटली वाक़या हुआ था कुछ अर्सा पहले, इंडियन प्लेन जो गिराया था हमारे पायलट्स ने, उसकी क्या स्टोरी है? और उसको मैं एक और सवाल भी करना चाहूँगा कि एक तो एपिसोड है जो हम सबको पता है, एंड वी टेक प्राइड इन दैट, जो परफॉर्मेंस थी और जिस तरह रिस्पॉन्ड किया गया, देयर इज़ एब्सोल्युटली नो डाउट अबाउट दी क्रेडिबिलिटी और जो हमारी ऑथेंटिसिटी है हमारे पायलट्स की, उसमें तो कोई डाउट नहीं है। बट इट वाज मेड कंट्रोवर्शियल आल्सो लेटर ऑन। कुछ ऐसी बातें भी हुई जिससे थोड़ा इसको बनाया गया कंट्रोवर्शियल। ओके। तो इस पे मैं चाहूँगा कि हमें ज़रा इंसाइट दें, रियलिटी क्या है? देखिए, अभी जब हम इसी इशू की बात करते हैं, जो कि जिसको हमने पाकिस्तान एयरफोर्स ने ऑपरेशन स्विफ्ट ट्रॉट का नाम दिया। देखिए, थोड़ा सा मैं इसको कुछ साल पीछे ले जाऊंगा, जब से इंडिया ने अपना जो मिलिट्री डॉक्ट्रिन है उसको चेंज किया है। आपने भी सुना होगा कोल्ड स्टार्ट डॉक्ट्रिन, एक कॉन्सेप्ट चला जो गालिबन 2004 से 5 से चला। उसमें बुनियादी चीज़ ये है कि आम तौर पे जिसको कहते हैं ना कि मैदान आहिस्ता आहिस्ता गर्म होता था, तलखी हुई, कुछ फायरिंग हुई, वाक़यात हुए,
कुछ डिप्लोमेटिक मूव्स हुई, करते करते फिर फ़ौजों को डिप्लॉय कर दिया गया और फिर जंग शुरू होती थी। अगर आप सन 65 का देखें तो कश्मीर में चल रहा था सिलसिला, बिल्कुल, उसको कहते थे वार्म स्टार्ट, चीज़ें गर्म हो। कोल्ड स्टार्ट डॉक्ट्रिन इंडिया ने अपनाया। इनका ये ख्याल था कि हम कोई ऐसा इंसिडेंट अगर हुआ तो हम यकदम पाकिस्तान पे एक सर्जिकल स्ट्राइक करेंगे या एक कैंपेन ऐसी करेंगे, मिलिट्री कैंपेन, कि जिससे हम अपने इमीडिएट ऑब्जेक्टिव जो हैं वो फौरी तौर पे हम उसको हासिल कर लें, और बाय द टाइम पाकिस्तान रिएक्ट करेगा तो दुनिया बीच में आ जाएगी, यूएनओ आ जाएगी, और यू नो दैट काइंड ऑफ थिंग। उसको कहते हैं कोल्ड स्टार्ट, यानी अचानक भड़क उठना, अचानक आग, यानी कि वॉर का स्टार्ट हो जाना। बिल्कुल ठीक। अच्छा, उसमें बुनियादी रोल जो है वो एयरफोर्स का है। आर्मी इन्फेंट्री को चलते हुए टाइम लगता है, गाड़ियां स्टार्ट होने में टाइम लगता है। वो हम कहते हैं कि जितनी देर में इनके ट्रक स्टार्ट होते हैं, हमारे जहाज जाके स्ट्राइक करके वापस आ चुके होते हैं, माइक्रो सेकंड्स की बात होती है। तो उसमें मेजर रोल जो था वो इट वाज टू बी प्लेड बाय द एयरफोर्स, इंडियन एयरफोर्स। और ये हमेशा से है कि जब दो मुल्कों की आपस में मुखासमत हो तो आप एक दूसरे को काउंटर करते हैं, जो उन्होंने मूव किया आप उसका काउंटर करते हैं। तो उसको हमने भी उसका काउंटर बनाना शुरू किया। तो अब उसके ऊपर बेस करके उसमें जो बुनियादी बात ये थी कि इंडिया कोई ऐसी हरकत करेगा, कोई ड्रामा स्टेज करेगा, जो पुलवामा में किया इन्होंने, जो बॉम्बे अटैक का किया, बिल्कुल, तो ये कोई ऐसा स्टेज ड्रामा खुद ही करेगा, ठीक, और उसको हमारे नाम लगा के हमारे ऊपर हमला करेगा। बिल्कुल ठीक, वही किया इन्होंने। अब पुलवामा की बात खुल गई, अब सबको पता है कि वो क्या हुआ था, उनके अपने लोग कह रहे हैं, उनके अपने रिटायर्ड जनरल्स कह रहे हैं। बिल्कुल ठीक। वो जब हो गया तो अब उन्होंने एयरफोर्स का अपना एक स्ट्राइक लॉन्च की। देखिए, उनके जहाज कोई 2-3 किलोमीटर अंदर आए, ठीक। अब देखिए फर्क ये है कि 71 और 65 की जंगों के ज़माने में अगर आपको इस टारगेट के ऊपर अटैक करना है तो आप इस टारगेट तक आते थे। अब वेपन्स हो गए चेंज। बिल्कुल ठीक। अब इसको कहते हैं स्टैंड ऑफ वेपन्स। बिल्कुल ठीक। यू कैन हैव अ वेपन दैट यू कैन ड्रॉप फ्रॉम 30 माइल्स 40 माइल्स, दूर से गिराएं, आप चले जाएं, वेपन जो है वो गाइडेड होगा, आके इसको हिट करेगा। तो अब उन्होंने क्लेम तो किया जी हमने 16-17 किलोमीटर अंदर आके वो जितने भी तो 4 दरख्त हमारे शहीद हुए, कोई कौवा भी एक मरा कहते हैं, और वो दुनिया ने देख लिया, सैटेलाइट पे गूगल ने सब कुछ दिखा दिया। बिल्कुल। अच्छा, अब जो मैं कहता हूँ कि जो एक कमाल की बात है कि ऐसी वॉर में जो पहल कर दे, जो सरप्राइज अचीव कर दे, वो एक तरह से 90% विनर होता है। बिल्कुल ठीक। क्योंकि दूसरे को आपने समझने का, संभलने का मौका नहीं दिया, अचानक सरप्राइज किया। अब ये देखिए कि भारतीय फ़िज़ा ये हरकत कर चुकी थी, वो क्यों सिर्फ 2-3 किलोमीटर अंदर आए? क्योंकि हमारे जहाज उस वक्त भी उड़ रहे थे, ठीक, और उनको आता देख के हम उनकी तरफ गए, उन्होंने वो अपने वेपन्स जल्दी में फेंके, कुछ दरख्तों का नुकसान हुआ, दुनिया भर ने देख लिया। उन्होंने क्लेम किया कोई मदरसा उन्होंने तबाह कर दिया जहाँ पे गालिबन कोई टेररिस्ट ट्रेन हो रहे थे। नाउ विद द सरप्राइज ओवर, पाकिस्तान एयरफोर्स डिसाइड्स टू रिटेलिएट। और कमाल ये है कि दिन दहाड़े सुबह 9 बजे रिटेलिएट किया, और अंजाम क्या हुआ? हमने उनके 2 जहाज गिराए। क्लेम हमने अभिनंदन वाला किया, क्योंकि देखिए श्योर क्लेम होता है कि उसका जो मलबा है वो आपके बिल्कुल इलाके में गिरे। बिल्कुल ठीक, मलबा गिरा, एविडेंस हो उसका, एविडेंस, सॉलिड एविडेंस, बिल्कुल सही, वो भी आ गया। अभिनंदन भी आ गया। दूसरा जहाज जो उनका सू हमने गिराया है उसकी वीडियो मौजूद है। इट श्योर वाज हिट, और ये उनकी तरफ गिरा। अब अभिनंदन साहब ने वापस जाके क्लेम किया कि उन्होंने हमारे एक F-16 गिराया है। यकीन कीजिए कि अमेरिकन अपना कोई इक्विपमेंट देते हैं, उसके एक एक नट बोल्ट का हिसाब रखते हैं। बिल्कुल ठीक। सो ऑफ ऑल द पीपल द अमेरिकन्स वुड नो if there was any damage done to, even a damage done to any F-16. और उनके ही जर्नलिस्ट ने आके कह दिया कि no F-16 was shot down। कंट्रोवर्शियल बनाने की कोशिश की। बिल्कुल सर। उन्होंने ये भी कहने की कोशिश की कि ये इन्होंने F-16 से मारा है जी, F-17 से नहीं मारा। भाई बात ये है कि हमने रिक्शे पे बैठ के मारा है या F-16 पे बैठ के मारा है, हमने
मारा है। तो आई थिंक दैट वाज अ ग्रेट अचीवमेंट हमारे पाक फ़िज़ाइया की, कि सरप्राइज़ उनके हाथ में रही, जवाब हमने दिया, दिन दहाड़े दिया, एंड वी शॉट डाउन देयर एयरक्राफ्ट। अच्छा, उसको चाय वाय भी पिलाई अभिनंदन को, और उसको उसकी खिदमत भी की, और उसको बहुत जल्दी छोड़ दिया। ये बहुत जल्दी क्यों छोड़ा, इसके पीछे क्या कहानी है? देखिए, हमारी हुकूमत ने कहा कि हमने एक गुडविल जेस्चर के तौर पे किया हुआ है। इसके ऊपर दोनों आरा पाई जाती हैं। इसमें मेरी क्या राय है, मैं ज़ाती तौर पे समझता हूँ कि शायद हमें इतनी जल्दी नहीं छोड़ना चाहिए था। देखिए, अभी तक गारंटी नहीं थी कि सीज़ फायर हो गई है। बिल्कुल ठीक है। वी वर एक्सपेक्टिंग कि दे विल रिटेलिएट। देखिए, हमारे तो दरख्त गिरे तो हमने इंतकाम लिया, उनके तो जहाज़ गिरे, उनका पायलट हमने पकड़ा, और अब ये भी कंफर्म हो गया कि जब उसी फॉग ऑफ वॉर में उन्होंने अपना एक हेलीकॉप्टर गिराया जिसके अंदर उनके कमांडो सवार थे, आज 2 साल के बाद उन्होंने वो बात मान ली है। ठीक। तो उनका तो इतना नुकसान हुआ था। बिल्कुल ठीक। गॉड फॉरबिड, ऐसी सूरत हाल में अगर कुछ हमारा ऐसा सानेहा पेश आ जाता तो हमारे पास बार्गिन करने के लिए क्या था। तो ये मेरी ज़ाती राय है कि इट वाज अभी उसकी खिदमत और करनी चाहिए थी अभी। देखिए, जो एक अगर कोई जंगी कैदी आ जाता है तो उसको तो हमारा दीन मजहब भी कहता है कि बिल्कुल उसको ठीक है, वो तो अच्छे तरीके से उसको रखो, उसके SOPs तो हैं। इससे क्या, हमने अच्छी चाय पिलाई, उसने हमारी चाय की तारीफ भी की उसने। और वो जो है अब एक सोविनर के तौर पे वो कब भी महफूज है हमारे पास। वंडरफुल। लेकिन ये कि उन्होंने बिल्कुल इसको कवर अप करने की कोशिश की, उसको कोई मेडल वेडल भी दिया बहुत उसको किस्म का, बट प्रैक्टिकली आई विल बी वेरी कैंडिड दैट नन ऑफ आवर एयरक्राफ्ट वाज हिट और शॉट डाउन।